हाय गाइस, सो आई बिलीव सबने ज्वाइन कर लिया है जो सीरियस है अपने एग्जाम्स के लिए इस बार दिसंबर में। एंड सबसे पहले मैं सीधा एग्जामिनर रिपोर्ट ओपन करता हूँ। कुछ चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे एंड वहीं से साथ साथ हम बातें करेंगे। पहले मुझे बताओ कि मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। सो गाइस, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, ये एक एग्जामिनर रिपोर्ट आती है एसीसीए की, ये हर सब्जेक्ट की आती है। और ये अभी वी विल नॉट बी गेटिंग दिस रिपोर्ट फॉर सितंबर की रिपोर्ट अभी नहीं आती। ये बेसिकली दो अटेम्प्ट की एक साथ आती। तो अभी हमारे पास जो रिपोर्ट है दैट इज फॉर मार्च एंड जून। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बेसिकली होता क्या है। एसीसीए जो है, एसीसीए मैंने काफी बार तुम्हें एक चीज बताई है कि एसीसीए कभी भी अपने सेक्शन ए के क्वेश्चंस रिवील नहीं करता। एसीसीए नेवर रिवील सेक्शन ए क्वेश्चन, लेकिन एसीसीए अपने सेक्शन बी के क्वेश्चन सारे बताते हैं जो पास अटेम्प्ट में आए हुए हैं, जो मैंने तुम्हें बार बार बोला था कि सीबीई से प्रैक्टिस करते चले जाओ। अलॉन्ग विद दैट व्हाट एसीसीए डू इज कि उनके कुछ सेक्शन ए के क्वेश्चंस जो पिछले इस अटेम्प्ट में आए हुए हैं और वो क्वेश्चंस स्टूडेंट नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे, इन द सेंस के स्टूडेंट्स के गलत हुए थे। तो 50% से ज्यादा बच्चों के ये एग्जाम क्वेश्चंस गलत हुए थे। तो वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले केस स्टडी सेक्शन ए वाले भी अपने एग्जामिनर रिपोर्ट में डिस्कस करता है। वो बताता है कि ये केस था, ये क्वेश्चंस थे, एंड मेजरली स्टूडेंट्स हैव डन द रॉन्ग आंसर्स, गिवन द रॉन्ग आंसर्स। तो वो बताते हैं कि किस बेसिस पे इसके आंसर्स देने हैं, एंड दीज आर वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग्स वाले क्वेश्चंस। तो मैं तुम्हारे साथ आज की क्लास में, हमारा आज की क्लास का एजेंडा क्या होगा। तो पहला एजेंडा तो ये है कि हम अपनी जो एग्जामिनर रिपोर्ट है, ये वाली रिपोर्ट, हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। अब इसमें डिस्कस करने का तरीका क्या होगा, जो इसके सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस हैं वो तुम सबसे मैं पूछूंगा। यू विल हैव टू गिव मी आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे आंसर्स दोगे, देन आई विल शो यू कि इनका आंसर क्या है और इनका आंसर कैसे आया। तो हम सबसे पहले ये चीज करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस, और बी के क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। उसमें क्या क्या है, कुछ ज्यादा खास नहीं होता, क्योंकि बी क्वेश्चन के ऑलरेडी तुमने इतने सारे केसेस पढ़ लिए हैं, सॉल्यूशंस देख लिए हैं। ये बस ये बताते हैं यहाँ पे कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट से, किस बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ। तो वो चीज भी हम थोड़ी सी पढ़ेंगे ये एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करने के बाद। देन मैं तुम्हें बताऊंगा कि टिल योर एग्जाम, तुम सबका मंडे को एग्जाम है, आज है थर्सडे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 3 दिनों में तुम्हें क्या करना है, और इन 3 दिनों में उसके अलावा तुम कुछ नहीं करो। ये 3 दिनों में तुम सबको क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले गाइज एक काम सबने क्या करना है, जो भी हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स हैं एंड रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टैंडर्ड पैकेज लिया हुआ है 7,499 वाला, प्लीज वो अपना एक मॉक डेफिनेटली करो। एक मॉक सॉल्व करना है तुम्हें। ये आज तुम आफ्टर क्लास कर सकते हो। ये मॉक तुम्हारे को सीबीई प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा मॉक है। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस पेपर 1। तो सीबी में जाना, वहां पे तुम्हें प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, वो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना। तुम सबको मीना ने एक फॉर्म शेयर किया था जिसमें तुमसे तुम्हारी लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछे गए थे। जैसे ही तुम ये पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, एक बार ग्रुप में बता देना आई हैव अटेम्प्टेड दिस प्रैक्टिस पेपर, लिख देना उसमें। पूरा पेपर तुम्हें अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आई विल चेक दैट पेपर एंड आई विल टेल यू कि तुम्हारे उस पेपर में कितने मार्क्स आए, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के मिला के। ये चीज तुम सबको आज करनी है आफ्टर द क्लास। रिवीजन करके चाहे शाम को कर लो, जब भी कर लो, लेकिन ये सब स्टूडेंट्स को आज करना ही करना है। एक मॉक पूरा देना है प्रॉपर 3 आवर्स टाइम फ्रेम में। चलो, अब हम पहले एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, फिर मैं तुम्हारे को प्लानिंग बताता हूं आगे की तुम्हें क्या करना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कमेंट्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो ये हमारा सेक्शन ए है, इसका पहला क्वेश्चन है। तो फटाफट से पहले हमें काम करते हैं सेक्शन ए। जब भी हमारे केस स्टडीज होते हैं, केस स्टडीज को तुम्हें पढ़ना कैसे है कि एक बार ये जो केस है, इस केस को ऊपर ऊपर से वर्ड टू वर्ड पढ़ लो। तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर से ले, जैसे 2 मिनट में तुम्हें सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, ताकि तुम्हें ये पता हो कि कौन सी चीज के बारे में यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यहाँ किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ किस चीज के बारे में, और यहाँ किस चीज के बारे में। रीजन क्या होता है, जब क्वेश्चंस होते हैं हमारे, तो क्वेश्चंस में
अब मैं तुम्हें बोलूं कि सीधा क्वेश्चन पढ़ो, तो तुमने क्वेश्चन देखा। अब क्वेश्चन में हो सकता है वो पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछ रहे हो वो इस पॉइंट के बारे में पूछ रहे हो, तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, कहाँ लिखे कहाँ लिखे कहाँ लिखे, अच्छा ये लिखे, फिर ये पढ़ोगे। उसके बाद जब तुमसे दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा, तुम्हें नहीं याद होगा वो कहाँ पे, फिर दोबारा पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें क्रक्स क्वेश्चन का साथ ही ले लोगे तो यू विल नो कि कौन सा क्वेश्चन किस पॉइंट से रिलेट करता है, एंड यू कैन डायरेक्टली उस एरिया को देख के यू कैन गिव योर आंसर्स। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, फटाफट से एक बार इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लो। सेक्शन ए, ये एग्जाम में आया हुआ है मार्च और जून में, मार्च या जून में आया हुआ है, एंड 50% से ज्यादा बच्चों ने इस केस स्टडी के क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए थे। लेट्स सी तुम इस चीज के बारे में क्या करते हो, क्या अपने आंसर देते हो। ये बिल्कुल एक रॉ क्वेश्चन की तरह मैं तुम्हें दे रहा हूं कि मैं इसमें कुछ नहीं समझाऊंगा, आंसर तुम्हें देना है, देन मैं आंसर समझाऊंगा इनका कैसे आया है। रेडी। ओके, एवरीवन हैज रेड इट। यस सर। गाइस आई वुड वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, ठीक है, सबसे मुझे यस। आंसर्स चाहिए, तो प्लीज सबने आंसर्स देने हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, गिव मी योर आंसर। सी। 17 जुलाई। विच वन? 17 जुलाई। ऑप्शन सी सर। 1 is option C, and guys you can type or you can say. One student said option D, C, and one student said D. C, option C, option C, option C. Guys, I would answer. I want answers from all. और थोड़ा जल्दी जल्दी करो please. सर एक I बार don't want to डेट्स की शीट दिखाना जो सर ऊपर हाँ है। एक बार डेट। यस। Okay, this is the date sheet. ओके सर, कैन वी गो टू द क्वेश्चन प्लीज अगेन, सॉरी।
या It's C. ओके सी. सी. एनीवन विद द आंसर डी? गाइस डी किसने दिया था आंसर? ओके सो एवरीवन इज विद सी. यस और नो? और एनीवन Yes. थिंक्स कि नहीं कोई और भी आंसर हो सकता है? ऑल राइट. सो गाइज इसका जो आंसर है हमारा दैट इज एब्सोल्युटली राइट. सी इज द राइट आंसर. यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती क्या करी थी. स्टूडेंट्स ने बोला था कि 30th हमारा राइट आंसर है क्योंकि 30th को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई है शेयर होल्डर्स को. बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को इशू हो गई उस डेट तक हमारे सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं, जो कि हमने काफी बार बुक्स में भी पढ़ा है कि जिस डेट तक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं होती तब तक हमारी सब्सिक्वेंट इवेंट होता है. लेकिन यहाँ पे 17 जुलाई इज ऑडिटर रिपोर्ट टू बी साइंड. बेसिकली एज अ ऑडिटर जिस दिन रिपोर्ट हमने साइन कर दी इसके बाद हम कुछ चेक नहीं कर सकते रिगार्डिंग, क्योंकि हम बार बार अपनी रिपोर्ट चेंज नहीं करेंगे. हम अपनी रिपोर्ट वेरीफाई कर लेंगे साइन करने से पहले, लेकिन एक बार हमने रिपोर्ट साइन कर दी दैट मींस हमारी तरफ से फाइनल हो चुका है. इसके बाद हम कोई चेंज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई एवरीवन इज राइट दैट सी इज द राइट आंसर. देखो सी इज द राइट आंसर. इन्होंने समझाया भी है और इन्होंने यहां पे however they must make action. अच्छा इसमें कुछ खास नहीं है. सो सी इज द राइट आंसर एंड आई एम टेलिंग यू many students must have chosen the option D. Many students must have chose the option D. So C is the right answer. Absolutely right, guys. Next आता है क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के मुझे इसका आंसर दो प्लीज. D. सर वो लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा सर. लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा. लास्ट वाला ऑप्शन है 2 and 3. Last option is 2 and 3 only. The answer is D, sir. For me. D for Delhi या B for Bombay? डी फॉर D for दिल्ली सर. D for Delhi. D for Delhi. Okay. D. गाइस मैंने पहले डिस्कस तो नहीं करे क्वेश्चन तुम्हारे साथ? No. चक्कर क्या है, मजाक ही, और सारे सही आंसर दे रहे हैं. एब्सोल्युटली राइट गाइस, डी इज द राइट आंसर. चलो सबने डी आंसर दिया. लेट मी आस्क व्हाई ए इज नॉट द राइट आंसर. वन इज नॉट द राइट स्टेटमेंट. सर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सर, तो प्रोविजन कैसे बने? परफेक्ट आंसर मयूरेश, नहीं. परफेक्ट आंसर. कि क्यों ना सर, हमारा असेट्स अगर डैमेज है तो उसका प्रोविजन बनता है, उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना पड़ता है ना. नहीं 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 रवि, ये गलत कर गए तुम. सर अगर वो हमारे देखो. एसेट में कोई चेंज हुआ है, प्रोविजन हम उसका नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते हैं, लेकिन वो बनता है हमारा करंट ईयर में. एडजस्टिंग ये जो इवेंट है, अगर किसी भी एसेट में इन्वेंट्री को छोड़ के अगर किसी नॉन करंट एसेट में ईयर एंड के बाद कुछ भी हुआ हो, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. वो पिछले साल में एडजस्ट नहीं होगा, वो करंट ईयर में एडजस्ट होगा. और हाँ दिस इज राइट कि करंट ईयर के वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन इट्स अ वही नॉन बोल रहा हूँ मैं. एडजस्टिंग. अच्छा आई थिंक यू सेड करंट कि ईयर के नहीं, प्रॉफिट के. मुझे करंट ईयर नहीं सुनाई दिया था फिर. ठीक है. सो एब्सोल्युटली राइट गाइस, डी इज द राइट आंसर. कमाल हो गया गाइस, कमाल हो गया. चलो इसके बाद एक बार ये दोनों पढ़ लो एक बार अच्छे से, फिर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है. मैं पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे फिर दोबारा चेक करोगे.
चलो, सो आई बिलीव तुमने पढ़ लिया होगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। Which one is the right answer? ऑप्शन वन। Option A. Option A. Okay, option A, option A, option A, option A. 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सभी ने ये दिया है। कमाल है गाइस, ये भी सबने सही आंसर किए। इट इज अ फर्स्ट वाला कस्टमर लिक्विडेशन इज एग्जिस्टिंग इवेंट, डिविडेंड इज अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। परफेक्ट गाइस, वन इज द आंसर। कमाल कर दिया। तुम खुद सोचो, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन जो है ये 50% से ज्यादा बच्चों ने गलत किया था और तुम सबने सही करे। आई टेल यू द रीजन क्या है। मैंने हमेशा बोला है कि डबल ए हमेशा एफ आर के बाद करना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे एफ आर के ही हैं जो डबल ए में यूज होते हैं। जो स्टूडेंट डबल ए डायरेक्टली पिक करते हैं, एफ आर नहीं करते, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ बात ये कि कभी भी एफ आर डायरेक्टली मत पिक करो, पहले ओ सॉरी कभी भी डबल ए डायरेक्टली मत पिक करो, हमेशा पहले एफ आर करो। दिस इज द रीजन। तो मेरे को लग रहा है 50% बच्चे वही होंगे जिन्होंने एफ आर नहीं पढ़ा होगा। बट चलो, दैट्स रियली गुड गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What is the answer to question number 4? Okay, one answer is B. B. यस, बी फॉर बॉम्बे। Okay, B. I didn't get all the answers. सारे बच्चों के आंसर्स नहीं आए अभी। कोई बात नहीं, टाइम लगा लो, नॉट एन इशू। B probably. Okay. अर्पण, व्हाट यू कैन डू, जैसे अगर तुमने प्रोबेबली बोला ना, तो देखो ऑब्वियसली इन एग्जाम हमारे पास प्रोबेबली वाला हम लेके नहीं चल सकते, बिकॉज यू हैव टू फील इट लाइक कि तुम्हारा जैसे एग्जाम चल रहा है अभी और एक क्वेश्चन है। तो इसमें जब भी किसी स्टूडेंट को कोई एक ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, तो ये देखो कि बाकी वाले ऑप्शंस आंसर्स क्यों नहीं लग रहे। इफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर ये नहीं है, दैट इज व्हेन के यू विल गेट टू नो कि हाँ कि तुमने आंसर सही करा है या नहीं करा। रत्नेश, एक मिनट जरा, ये ना ईशा से बात कर ले, कहते सर की क्लास चल रही है, वो फ्री होके कॉल करते हैं। ओह मैंने, चलो कट, बोल दे। It is a subsequent event. Okay. One answer is A. Majorly students are saying B. One student is saying A. Okay. So I'll tell you, इसका जो आंसर है that is B is the right answer. Why not A is the answer? शाबाश। Adjust the financial statement to reflect impact of the event. देखो, डायरेक्टर डू नॉट री इशू दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू करने से मना कर दिया कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते। तो एज अ ऑडिटर हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करेंगे? हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट चेंज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो गिवन है हमें उसके रिगार्डिंग ही अपनी रिपोर्ट देनी है। समझ रहे हो? शाबाश, क्लियर है पॉइंट ये?
कि हम कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते एज ऑडिटर। हमें तो जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट बनानी है। उन्होंने चेंज कर दिया तो ठीक है, नहीं करा चेंज तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हम वी विल टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन एग्जिस्टिंग ऑडिटर रिपोर्ट, कि जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर रिपोर्ट हमारी है हम कोशिश करेंगे कि उसको हटा सके, कि हमारी रिपोर्ट जो है दोज आर नॉट, हमें वो रिपोर्ट में चेंजेस करने हैं क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा रीइशू नहीं करे। एब्सोल्युटली राइट गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सर व्हाट इज द आंसर टू? यस सर एक डाउट था सर। यस मयूरेश। सर जब तक डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं करते तब तक हम लोग रिपोर्ट भी अमेंड नहीं कर सकते ना, भले कोई भी नहीं मतलब कर नॉन नहीं नहीं फाइनेंशियल हो जाए नहीं तुम समझे नहीं। इंफॉर्मेशन। डायरेक्टर ने अगर री इशू करने से मना कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंजेस करने से मना कर दिया, हाँ तो सर हमने तो अपनी जो रिपोर्ट बनाई हुई है, तो रिपोर्ट को हमें चेंज, हमने अपनी रिपोर्ट बना के फाइनल कर दी हाँ सर। और हमें कुछ पता चला कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है, तो डायरेक्टर्स ने बोल दिया हम तो नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करते। तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम अपनी रिपोर्ट लोगों तक, शेयर होल्डर तक पहुंचने से पहले इसको चेंज कर लें। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर दो सारे। ओके, वन आंसर इज बी, 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 बी। गाइस सबके आंसर्स नहीं आए इसमें भी मुझे। Sir, other information section is used for informing the user about things that are not addressed in financial फाइनेंशियल statement, right? स्टेटमेंट्स, एब्सोल्युटली राइट। Then B is the answer. ओके, बी, 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 everyone is saying B. So guys, answer is B. Absolutely right guys. कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलतियां थी जो इन्होंने ठीक करी हैं, तो हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में बताएंगे कि ये इशू था, कंपनी ने इसको ठीक कर दिया है। एब्सोल्युटली राइट गाइस। आई एम सो हैप्पी टू सी कि जो क्वेश्चन 50% से ज्यादा बच्चों ने गलत किया था, 99%, 95% बच्चों ने आंसर इसका सही, मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दिए। तो ओवरऑल सभी ने सही आंसर्स दिए, एक तरह से एक आधा बस गड़बड़ हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। Absolutely right, guys. This is amazing. So you can see कि you are fully prepared for your exam now. तो होता यही है कि जब हमारा एग्जाम सिलेबस कंप्लीट होता है ना, 10th to 15th डेट के आसपास, जो भी नवंबर हो या कुछ हो, तो तब बहुत डर लगता है कि यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये है। लेकिन इसके बाद जो हमारा पीरियड होता है जहां पे हम प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस करते हैं, स्टडी हब के क्वेश्चंस करते हैं, रिवीजन करते हैं अपने सिलेबस की सारी, पूरे सिलेबस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवाइज करते हैं, यहाँ पे हमारी ग्रिलिंग होती है अच्छी। और यही ग्रिलिंग बता रही है कि यू ऑल आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम नाउ। एब्सोल्युटली राइट गाइस। सो ये था तुम्हारा सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में और कोई क्वेश्चन इनके नहीं है। देन इट कम्स सेक्शन बी। तो तुम्हें सेक्शन बी का यहाँ पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बता रहे हैं कि मार्क्स कैसे कैसे अवॉर्ड किए जाते हैं। देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैं तुम सबसे डिस्कस करता हूँ जो तुम सबको पता होनी चाहिए। जैसे हमारा एक क्वेश्चन था, डिस्क्राइब 8 ऑडिट रिस्क एंड एक्सप्लेन द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू ईच रिस्क इन प्लानिंग ऑडिट ऑफ ग्रीन कंपनी, कि हमें कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करके बताने थे और अपना ऑडिट रिस्पॉन्स देना था। तो इन्होंने क्या इसमें बताया हुआ है, मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिस्क, इसका हाफ मार्क मिलता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क का हाफ मार्क मिलता है और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स का 1 मार्क मिलता है। मतलब तुम जब रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, पहला तो आइडेंटिफाई करना कि कहां पे उस रिस्क के बारे में दिया हुआ है, क्या लाइन है, चाहे कॉपी पेस्ट करो चाहे अपनी तरफ से बनाओ, कि कंपनी का डायरेक्टर जो है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, कि कंपनी के डायरेक्टर ये काम कर रहे हैं, ये चीज नहीं कर रहे, या ऐसी चीज है, दैट्स व्हाई इट इज ऑडिट रिस्क एंड व्हाई इट इज अ रिस्क, क्यों वो रिस्क है।
वो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। हाफ मार्क हमारे उसके होते हैं और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के हमारे 1 मार्क होते हैं। और नॉर्मली कोई भी सिनारियो हो, देखो अ सिनारियो विल टिपिकली कंटेन मोर देन द नंबर ऑफ रिस्क रिक्वायर्ड। तुमसे 8 ऑडिट रिस्क पूछे गए हैं तो तुम्हारे को 10, 11, 12 रिस्क मिलेंगे, जो बेसिकली जब तुमने एसीसी के सॉल्यूशंस देखे होंगे तो सॉल्यूशंस में वो 10-12 सारे जो पॉइंट्स है वो बताते हैं। So it is important that candidates plan their time carefully and only attempt to the list to list the required number of points. Extra points हमें नहीं देने, extra points हमें नहीं देने। आगे ये देखो, तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हें क्या करना है, जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो लेफ्ट साइड में तुम्हारा क्वेश्चन होता है, राइट साइड में तुम्हें आंसर्स देना होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए कि तुम्हारे को पॉइंट्स बार बार ना याद करना पड़े, तुम यहां से हाइलाइटर सिलेक्ट करके उस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, सिलेक्ट करो और ऊपर हाईलाइट पे प्रेस कर दो, ताकि तुम सारे जो रिस्क हैं, जो तुम्हें रिस्क लग रहे हैं, उनको तुम क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हाईलाइट कर सको। कि मतलब तुम्हें क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े, जो भी रिस्क तुम्हें लग रहे हैं उन रिस्क को एक बार ही पढ़ने में ही तुम हाईलाइट कर सको। इससे टाइम बहुत सेव हो जाएगा, तुम्हें बार बार क्वेश्चन पूरा नहीं देखना पड़ेगा, अच्छा वो लाइन कहाँ लिखी थी, ये लाइन कहाँ लिखी थी। जब तुम रिस्क आइडेंटिफाई कर लो, हो सकता है तुम्हें भी 10-12 रिस्क मिले, उसके बाद यू हैव टू, हैविंग लुक्ड एट होल सिनारियो एंड हाईलाइट रेलिवेंट पॉइंट्स, कैंडिडेट्स, कॉमन ही डाला इन्होंने, कैंडिडेट शुड पिक अप देयर 8 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, रीरीड देम फ्रॉम द सिनारियो एंड ड्राफ्टिंग देयर आंसर एज दे गो अलोंग। सबसे बड़ा जो डाउट स्टूडेंट का आता है, कॉपी पेस्ट, कि क्या हम सिनारियो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। Candidates often use the copy paste function when drafting their answers from the indication of the risk. However, care should be taken to ensure that risk is correctly identified. Simply stating fact from the scenario is not always same as identifying an audit risk. कि तुमने वहां से बस एक लाइन बना दी, जैसे जस्ट एन एग्जांपल कि जो वेयर हाउस का जूनियर है वो सारे स्टॉक की काउंटिंग करके रिकॉर्ड करता है, बस ये है, वेयर हाउस का जूनियर जो है वो सारे स्टॉक की काउंटिंग करके रिकॉर्ड करते हैं। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये रिस्क है, तुमने यही लाइन एनालिसिस लिख दी कि ये रिस्क है। इट्स नॉट द रिस्क, तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इन दिस केस, ऐसे इसको लिखना पड़ेगा, इन दिस केस ऑडिट जूनियर who might not have enough knowledge or who can be biased and there is no second checking, he's the only person who is recording the inventory, who is counting the inventory, and after the counting who is recording the inventory, and it is not checked by any other else। तो वहां पे एक रिस्क हो सकता है कि इन्वेंट्री गलत रिकॉर्ड हो सकती है। तो इस तरह से तुम्हें रिस्क सिर्फ वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो बताना भी है कि वो क्या रिस्क है और क्यों वो रिस्क है। ये मैंने हमेशा बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज रिस्क के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें ये देखना होता है, तुम्हें हमेशा ये चीज देखनी होती है कि उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से पार्ट में इंपैक्ट पड़ेगा, क्या चीज कम होगी क्या बढ़ेगी। फर्स्ट लाइन वाज आइडेंटिफाइंग एंड द अदर इज एक्सप्लेनेशन। नहीं अक्षित, आइडेंटिफाइंग का मतलब, ये जो चीज बताई है ना, आइडेंटिफाइंग का भी मतलब ये नहीं है कि हम वहां से बस लाइन कॉपी पेस्ट कर ले, नो दैट्स नॉट आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मतलब कि तुमने जब बुक से आइडेंटिफाई कर लिया, जब उसको तुम कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम्हें साथ साथ उसमें लिखना पड़ेगा इस केस में ये चीज चल रही है, ये ऐसे हो रहा है। ये नहीं कि डायरेक्टर डूइंग दिस, दैट्स इट, कि इन दिस केस द डायरेक्टर इज डूइंग दिस व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट, और बायसनेस वहां पे हो सकती है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये चीज हमें बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके लिए ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि यू हैव टू रीड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तुमने काफी सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। यही चीज इन्होंने बताई है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। इन्होंने बस एक छोटा सा इसमें क्या बताया हुआ है, रुको, देखो अब यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट क्या बताया हुआ है, when tackling audit risk questions which includes ratios whether pre-calculated or not, the calculation should be considered when identifying the risk. The scenario stated the receivable collection period for 2014 was 40 days
and the forecast for 2015 was 67 days. In the case of this significant movement along with the information in scenario about the absence of credit controller, the credit controller की absence का, this identifies a possible risk of overvaluation of receivable. कि credit controller नहीं था, इस वजह से हम बहुत सारे loans दिए जा रहे थे, बहुत सारे credit पे सामान बेचे जा रहे थे, इस वजह से हमारा जो receivable collection period था वो बढ़ गया था कि credit controller था नहीं पैसे लेने वाला और हम बहुत सारे credit पे सामान दिए जा रहे थे. Some candidates incorrectly use this information to generate two audit risk, both relating to overstated receivable with similar audit responses. Candidates should note that if two pieces of information result in same audit risk, then credit is only available once. तुम एक ही चीज के दो मतलब नहीं निकाल सकते. अगर रिसीवेबल के रिगार्डिंग एक पॉइंट तुमने दे दिया तो तुम दूसरा घुमा के नहीं, एक तो तुम्हारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ रहा है, ये रिस्क है, इसका तुमने बता दिया क्या होगा, और दूसरा क्रेडिट कंट्रोलर एब्सेंट था, उसके रिगार्डिंग भी ये गलती हो सकती है रिसीवेबल में, दोनों के मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेंगे. ये पूरा एक कंबाइंड है बिकॉज इसकी वजह से ये चीज हुई होगी, तो उसका एक पॉइंट मिलेगा तुम्हारे को. नेक्स्ट इन्होंने एक्सप्लेनेशन का बताया हुआ है. अब इन्होंने एक चीज क्या क्लियर किया है, देखो. Having identified the risk factor, the next step is to explain the risk. To do this, candidates need to state specific areas of financial statement impacted with an assertion. Example के valuation है, cut off है, calculation है, क्या चीज है, और reference to over under misstated or a reference to inherent control or direct detection risk. या तो तुम बताओगे कट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इस पार्ट में दिक्कत आएगी, ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट में दिक्कत आएगी, या फिर इट इज अ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क. इन तीनों में से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. मिसस्टेटेड will only be awarded if it is clear the balance could be either overstated or understated. अगर मान लो हमारा रिसीवेबल्स का जैसे यहां पे इट इज क्लियर कि हमारी रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ गया, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ गया मतलब हमारे जो रिसीवेबल्स है या तो वो ज्यादा बढ़ गए, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं वो ज्यादा बढ़ गए. तो रिसीवेबल्स हमारे ओवर वैल्यूड अगर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, मिसस्टेटेड लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे. मिसस्टेटेड लिखने के मार्क्स सिर्फ तभी मिलेंगे जब तुम्हारा जो सिचुएशन है उसमें हो सकता है रिसीवेबल बढ़े या हो सकता है रिसीवेबल कम भी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द रिस्क शुड हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ understated balance, then no credit would be awarded if candidate refers to misstated balance. अगर तुम्हारा अंडरस्टेट बैलेंस हुआ है और तुमने मिसस्टेट लिख दिया तो तुम्हें इसका जो हाफ मार्क एक्सप्लेनेशन का वो नहीं मिलेगा. तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत जरूरी बातें कि कभी भी जब भी तुम इसका आंसर अटेम्प्ट करो, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर किस चीज में एग्जैक्ट क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या कम होगा. नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो कुछ खास नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. Having identified and explained the risk, the next step is to provide the auditor response. Response must be practical within the context of the scenario, and care should be taken to ensure response is one an auditor would make, not as management response. Management response basically क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इनका. In this session, candidates in particular provided management responses. ये कैंडिडेट ये बताते हैं कि कंपनी को क्या करना चाहिए. कैंडिडेट्स देखो, अब दो चीजें हैं. अगर तुम्हारा ऊपर वाला जैसे रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का रिस्क है, ठीक है, तो ऑडिटर रिस्पॉन्स क्या होगा, हम क्या बोलेंगे ऑडिटर रिस्पॉन्स में क्या गलती करोगे, तुम लिख के आओगे कि कंपनी को अपने जो रिसीवेबल क्रेडिट कंट्रोल है उसको बेटर करना पड़ेगा. कंपनी को अपना जो क्रेडिट कंट्रोल है उसको बेटर करना पड़ेगा, उसकी और चेंजेस करने पड़ेंगे, कंपनी को हो सकता है नया हायर करना पड़े. दैट इज नॉट एन ऑडिटर रिस्पॉन्स. ऑडिटर ये काम नहीं करेगा, ये काम मैनेजमेंट करेगी कि उनको हायर करना पड़ेगा. ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसको इस एरिया में इन डेप्थ चेकिंग करनी पड़ेगी, उसको सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे इस चीज में, क्योंकि यहां पे रिस्क है तो इसको चेक करने के लिए उसको और इन डेप्थ जाना पड़ेगा. इन्होंने देखो यही बताया. Such as recruit a replacement credit controller, it is a management response, not an auditor response. Candidates should advise to take a moment to read their response and ensure that what they are recommending will help the auditor to form a conclusion on the identified risk.
कि जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है उस रिस्क का रिस्पॉन्स क्या करेगा ऑडिटर, उस रिस्क का रिस्पॉन्स क्या करेगा ऑडिटर, ये चीज हमें देखनी है, ना कि हमारे को क्या करना है कि हमें बताना है कंपनी इसको ठीक कैसे करे। हम कुछ भी ठीक कराने के लिए नहीं बैठे। अगर कुछ भी हमें गड़बड़ लग रही है तो हम और इन डेप्थ चेकिंग करेंगे, हम और कैलकुलेशंस करेंगे, हम उस चीज में अपने और लोगों को डालेंगे, ठीक है ना। हम लिस्ट मंगाएंगे पूरे रिसीवेबल्स की टू वेरीफाई कि यहाँ पे और दिक्कत नहीं है, ना कि आप अपना क्रेडिट कंट्रोल ठीक कर लो। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, प्लीज ये मिस्टेक कोई मत करना। कंपनी किसी भी चीज को ठीक कराने का ठेका ऑडिटर ने नहीं लिया। वो ऑडिटर का सिर्फ काम है कि कंपनी को अगर कुछ रिस्क मिला है तो अपने आप को ऑडिटर कैसे सेफ रखे, उन चीजों को और इन डेप्थ कैसे चेक करे, दैट्स इट। ये है तुम्हारा मेजरली रिस्क वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको तुम पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुमने बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ लिए, तो इन्होंने सारा बस वहां पे ये लिखा हुआ है। जैसे अब इन्होंने एक चीज क्या लिखी है, कैंडिडेट्स ऑफन सजेस्ट इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉर होल रेंज ऑफ ऑडिट रिस्क। जितने भी रिस्क हैं उन्होंने एक लाइन लिख दी, इंक्रीज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ठीक है ना। एंड वाइल वैलिड ऑन इट्स ओन इट्स नॉट अ सूटेबल ऑडिटर रिस्पॉन्स फॉर 1 मार्क। ये बात सही है कि हमें प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इंक्रीज करना है, क्वेश्चनिंग माइंड और ज्यादा बढ़ाना है, बट इट इज नॉट सूटेबल फॉर 1 मार्क। दिस इज बिकॉज इंक्रीजिंग स्केप्टिज्म डज नॉट ऑन इट्स ओन help the auditor to gain suitable audit evidence. For the sale of shares by CEO, risk simply stating increased professional skepticism will only gain half marks. To gain full 1 mark, candidate need to focus on additional testing of judgmental areas as well as assigning more experienced staff to the audit risk. तो increase professional skepticism के beyond हमें जाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, और ज्यादा qualified staff को वहां पे भेजेंगे, like that। इस तरह से तुम्हें अपने रिस्पॉन्सेज को आइडेंटिफाई करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्होंने पास्ट ईयर के यहाँ पे लिखे हुए हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट रिलेट्स टू पास्ट ईयर, जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तुमने ऑलरेडी, मैंने बताया था कि स्टडी हब के अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के पास के क्वेश्चंस पढ़ लिए तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी और चीजें मैं बताऊंगा आगे। चलो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं है। सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स, यू नो, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ यू हैव टू राइट सब्सटैंसिव प्रोसीजर। जैसे अब यहां पे भी एक और पॉइंट बताया हुआ है, हमने अपना आंसर लिखा एग्री द एडिशन टू एन इनवॉइस, इट इज नॉट अ सब्सटैंसिव प्रोसीजर। सो एग्री टू एडिशन टू इनवॉइस विदाउट डिस्क्राइबिंग व्हाट द इनवॉइस इज बीइंग रिव्यूड फॉर। हमने एग्री करा एडिशन टू द इनवॉइस, व्हाई, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा। सब्सटैंसिव प्रोसीजर में हमें सबसे पहले वो स्टार्ट करना होता है हमारे कीवर्ड से, फिर हमें बताना है कि हमें क्या करना है, और उसके बाद हमें बताना है कि उससे क्या होगा। ये चेक करने से उससे क्या होगा ये भी बताना जरूरी है। तो इसी तरीके से तुम्हें सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स के आंसर लिखने हैं। बाकी तो इसमें मैंने देखा था कुछ और खास नहीं है, ये सारी चीजें तुम्हारी ये भी कुछ खास नहीं है, इसको तुम सिंपली स्किप कर सकते हो या खुद डाउनलोड करके पढ़ लेना। वैसे आई डोंट सजेस्ट कि ये पढ़ो, या कर लेना। चलो एक काम करना, आई शेयर दिस, एक बार मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा। एक बार आधा, मतलब 1 घंटा लगा के इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना। क्वेश्चन मत देखना कि कौन से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जस्ट ये कि अपना आंसर कैसे ये फ्रेम करने को कह रहे हैं। जस्ट एक बार पढ़ लेना, कुछ खास इसमें नहीं है। आई शेयर इन बोथ रिकॉर्डेड एंड हाइब्रिड। ये एक बार पढ़ लेना। अब हम अपनी बात करते हैं नेक्स्ट बात क्या है हमारी, कि अब तुम सबको क्या करना है टू स्कोर 80+ मार्क्स। और ये प्लीज सारे स्टूडेंट्स गाइस करेंगे, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले किसी स्टूडेंट को मुझसे कुछ भी पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। आज 28 है, 29th, 28th, 29th, 30th और 1st। If any student want to ask anything from me, please पूछो। रत्नेश? सॉरी, क्वेश्चन। यस चेतन? सर एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, मैं वर्किंग हूँ क्योंकि, और मैंने अभी रिसेंटली अब जॉब से मतलब ऑफ ले लिया था, तो अभी मैंने अच्छा, काफ़ी रेगुलर सेक्शन बी के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल मेरे साथ अभी मुझे काफ़ी थोड़ा प्रैक्टिस सा करने गर्म की भी दे ज़रूरत दे। है।
हाँ, अभी आई Okay. एम स्टिल टेकिंग, जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो आइडियली 36 मिनट्स में करना है। मेरे को अभी भी 1 आवर समथिंग लग जाता है, 1 आवर 5 मिनट्स 4 मिनट समथिंग। आई नो कि वो अच्छा, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूंगा तो मैं उसको रिड्यूस कर लूंगा, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि कुछ एडवाइस लाइक हाउ शुड आई डू इट। तो चेतन फिर आज का जो दिन है ना, आज का दिन तुम सिर्फ प्रैक्टिस पे लगाओ। ठीक है, ऑल गुड सर। आज का दिन सिर्फ प्रैक्टिस पे लगाओ एंड डू एटलीस्ट 4 to 5 questions if it's a श्योर, holiday for you, right? यस यस, आई कैन डू दैट। तो 4 to 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एंड 4 to 5 में एक रिस्क का, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर। और क्वेश्चन कौन से करने हैं? सीबी प्लेटफॉर्म से पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ओके सर। ठीक है, ये आज करो, बाकी जो कल के लिए होगा दैट वुड बी सेम जो मैं अभी बाकी सबको बताऊंगा। श्योर, ओके। सर मेरा भी ये सर अपन ऐसा ही थोड़ा सा सेम है, मेरे भी काफी कम प्रैक्टिस हुआ था, मेनली सेक्शन बी क्वेश्चन, और दो कल और आज से थोड़ी बहुत से सीबीटी प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन आंसर पूरी तरह से फॉर्म होने में काफी गलत हो रहा है और टाइम तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है। तुम जॉब कर रहे थे अपन, तुम जॉब कर रहे नो नो सर, मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ। हो? ओके, तो फिर इसमें होना नहीं चाहिए था इस चीज पे। देखो चेतन इज वर्किंग, सो वर्किंग पर्सन के लिए इट्स डिफिकल्ट कि वो अपना इतना टाइम निकाल के इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। बट चलो एनीवेज, जो हो गया सो हो गया, डोंट वरी। ठीक है, तो ये चीज पे वर्किंग करो तुम। फिर तुम भी यही चीज करो, आज सिर्फ रिटर्न प्रैक्टिस करो, रिटर्न प्रैक्टिस करो सीबी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस की। और मॉक सर? मॉक फिर कल कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, अक्षित सर, आई हैव सम प्रॉब्लम इन टीओसी। यस अक्षित। Akshit, what's the problem you are facing in TOC? उसका अक्षित एक ही उपाय है, देयर इज वन सॉल्यूशन, रीड एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। क्योंकि इसकी हर केस अलग होता है, हर क्वेश्चन अलग होता है, इसकी प्रैक्टिस करने से ही होगा। ठीक है, तो आज के दिन तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। करो रिटर्न प्रैक्टिस, ऐसा वर्बल नहीं, ट्राई रिटर्न प्रैक्टिस, हो जाएगा, डोंट वरी। सर यस मयूरेश। सर ऑडिटर्स रिस्पॉन्स में अगर सपोज कोई भी आया, सपोज इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल का, तो एक आध अगर कोई पॉइंट सूझा नहीं तो वो एक सब्सटेंसिव प्रोसीजर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो। ठीक है सर, गलत तो नहीं होगा ना सर? देखो, सब्सटेंसिव प्रोसीजर इन डेप्थ होता है, ओके सर। मतलब कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर में लिखा होता है कि तुम्हारे को ये चीज इन डेप्थ चेक करनी पड़ेगी। ऑडिटर रिस्पांस में तुम उसको इन डेप्थ नहीं लिख सकते, तुम ओवरऑल लिखोगे कि हम इसमें और सब्सटेंसिव चेकिंग करेंगे, लाइक वी माइट चेक दिस एडिशनली विद द नॉर्मल, या सैंपल साइज अपना इंक्रीज कर लेंगे इस चीज के अंदर, ऐसे अपने आंसर लिखोगे। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू। गौरांगी, shall I discuss? Yes गौरांगी, कोई इशू नहीं है, आफ्टर द क्लास यू कैन डिस्कस। ठीक है अक्षित, तुम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। चलो गाइस, सो देखो अब तुम सबके टारगेट्स क्या है। जिन स्टूडेंट को मैंने आज प्रैक्टिस के लिए बोला है वो प्रैक्टिस करना, अदरवाइज सारे स्टूडेंट्स को आज एक मॉक करना ही करना है। तुम सबको मॉक अटेम्प्ट करना है। मॉक करने के बाद तुम ग्रुप में मैसेज करोगे जिसमें यू विल टैग मी एट सी अंशुल एंड एट मोनिस एंड अंशुल। तुम हम दोनों को टैग करोगे बाय राइटिंग के सर मैंने ये वाले नंबर का मॉक अटेम्प्ट किया है, प्लीज चेक, ये लिख देना, सो दैट वी गेट टू नो किस स्टूडेंट ने कौन सा मॉक करा है एंड हम उसका लॉग इन करके सीधा सीधा मॉक चेक कर सके। तो ये तुम सबको आज करने हैं, और एक करना ही करना है एक मॉक सबको। इसके अलावा आज कुछ मत करना। कल, परसों और वंस फर्स्ट को तुम्हें क्या करना है ये ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताने लगा हूं। आज के बाद आज के बाद इन 3 दिनों में किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन
अटेम्प्ट नहीं करना, गलती से भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना कि चलो कोई बात नहीं मैं वहां से ये कर लेता हूं, उधर से ये मिला है, उधर से वो मिला है, कई जगहों से क्वेश्चन मिले हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम सबको सिंपली क्या करना है, आई राइट इट बिलो। तुम सबको सिंपली क्या करना है, 29th को रिवाइज entire syllabus from marathon videos and notes। तुम्हें पूरा दिन लगा के पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। 5-6 घंटे की जो वीडियोस हैं प्लस तुम्हारे जो नोट्स हैं, तुम्हें पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करना है। वर्ड टू वर्ड सारे नोट्स तुम्हें पढ़ने हैं। ये तुम्हें काम करना है 29th को, सिर्फ रिवीजन करनी है और कुछ नहीं करना। 30th को तुम्हारे को रीड 50% past year questions from बीपीपी एग्जाम किट। बीपीपी एग्जाम किट में पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। बेसिकली जो एसीसीए सीवी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस हैं वही पास्ट ईयर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 50% पास्ट ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे जो है, मतलब टोटल तुम्हें 100% क्वेश्चंस रीड करने हैं। तुम्हें 50% क्वेश्चंस पास्ट ईयर के बीपीपी एग्जाम किट में जो है, पास्ट ईयर वाले सेक्शन बी के ये तुम्हें सिर्फ रीड करने हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने माइंड में इसका आंसर फ्रेम करो माइंड में, और उसके बाद बुक का आंसर वर्ड टू वर्ड थॉरोली रीड करो। वर्ड टू वर्ड थॉरोली रीड करो। ये तुम्हें करना है 30th को। और 31st को तुम्हें रिमेनिंग 50% पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। 31st को तुम्हें रिमेनिंग 50% क्वेश्चंस रीड करने अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस पूरे एंड रिवाइज सिलेबस फ्रॉम नोट्स। सिर्फ नोट्स में से सिलेबस रिवाइज करना है। और सेकंड को तो तुम्हारा मॉर्निंग में एग्जाम ही होगा, तो सेकंड को भी तुम चाहो तो ये नोट्स पढ़ सकते हो। तुमने जब क्वेश्चंस पढ़े होंगे तुम्हें पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा देखना पड़ेगा, ये तुम सेकंड को देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो पूरा हम जो चीज कर रहे हैं इसका क्रक्स क्या है, इसका क्रक्स ये है, ये थ्योरी पेपर है। थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर में तो तुमने अगर फॉर्मूला पढ़ लिया तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तुम सॉल्व कर सकते हो। थ्योरी में क्या होता है कि बहुत बार जो तुम ये क्वेश्चंस रीड करोगे लास्ट के 2 दिन में, बहुत मतलब 30 to 40 50% वर्डिंग, 60% वर्डिंग, इनफैक्ट 70% वर्डिंग तुम्हारे को आंसर्स की याद रहेगी। तो उससे क्या होगा, जब तुम पेपर में क्वेश्चन देखोगे, लेट से अब तुमने इतने सारे क्वेश्चंस जब पढ़ लिए तो तुमने इतने सारे प्रोसीजर्स पढ़ लिए, सॉल्यूशंस पढ़ लिए, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आई एम टेलिंग यू 70% तो आंसर तुम्हें वैसे ही पता होगा। क्यों? तुम कहोगे सर कल ही तो पढ़ा था मैंने, ये प्रोसीजर मैंने कल ही देखे थे, और आंखों के आगे तुम्हारे वो प्रोसीजर आ जाएंगे सारे, वर्ड टू वर्ड तुम्हें याद होंगे वो सारे प्रोसीजर। तो तुम्हारे को बेसिकली इन 3 दिनों में सिर्फ लर्निंग करनी है। जितनी चीजें तुम लर्न कर सकते हो, रिटन प्रैक्टिस जो करनी थी वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ये चीज करनी है। इसके अलावा प्लीज कोई स्टूडेंट कोई नया क्वेश्चन ट्राई नहीं करेगा कि सर मैंने ये नया क्वेश्चन ट्राई किया, ये समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज इन 3 दिनों में ये बेस्ट तरीका है तुम सबकी मोटिवेशन को टॉप पे ले जाने का। लेकिन अगर तुमने कोई नया क्वेश्चन ट्राई कर लिया और उसका आंसर सही नहीं आ पाया, तो क्या होगा, तुम डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे, घबराना स्टार्ट कर दोगे, जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट हो। तो इन 3 दिनों में पहले दिन तुम्हें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है बस। नेक्स्ट डे सेक्शन बी के जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी के पास्ट ईयर की अपनी बीपी बुक खोलना, उसमें लिखा हुआ है मार्च जून कहां पे आया हुआ है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस। 50% क्वेश्चंस तुम्हें रीड यहां करने हैं, और यहां पे भी ऐसा करना जैसे 3 क्वेश्चन रिस्क के हो गए, 3 क्वेश्चन कंट्रोल के, 3 प्रोसीजर के। तो प्रोसीजर के साथ तुम्हारे जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है उसके क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है ना, वो मिक्स एंड मैच क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे ही 3-3 तुमने तीनों चैप्टर्स के यहां पे भी कर ली। तो तुम्हें पास्ट ईयर के सारे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनका सॉल्यूशन देखो। पहले अपने माइंड में वैसे ही सोच लो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और उनका सॉल्यूशन वर्ड टू वर्ड
रीड सॉल्यूशन वर्ड टू वर्ड सॉल्यूशन रीड करना। और बीपीपी बुक में याद रखना, उनका जब भी कोई सॉल्यूशन होता है ना, पहले सॉल्यूशन क्रक्स में होता है कि इस पार्ट के इतने मार्क्स है, इस पार्ट के इतने मार्क्स, उसके बाद जाके वो एक्सप्लेनेशन होती है। तुम्हें ये वाली देखनी है, ये वाली नहीं देखनी, ये वाली एक्सप्लेनेशन जो इन डिटेल है वो देखनी है। यही चीज तुम्हारे को करनी है। एंड आई एम टेलिंग यू 100% students will pass on it. And no one will stop you from passing. I'm telling you, 100% students will pass on it. And जिसको 80 प्लस 90 प्लस का टारगेट है, वो तो डेफिनेटली ये चीज उसको 90 प्लस लाने में, 80 प्लस लाने में हेल्प करेगी। This is all that you have to do from now till first, that is before your exam date. एग्जाम दिन के सुबह उठ के भी एक बार ये नोट्स सारे थॉरोली रिवाइज कर लेना, स्पेसिफिकली सारे प्रोसीजर्स और जो कंट्रोल्स वाले पार्ट है, यही तुम्हारे को करना है गाइस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स मॉक्स 28 को नहीं देंगे, वो प्लीज अपना मॉक जो है वो 29 को देके मुझे ग्रुप में मैसेज करके बता देना। आई विल चेक द मॉक्स। प्लीज टेल मी सारे, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Anything anyone want to ask? ठीक है गाइस, तो बस फटाफट से अब लग जाओ। जिसने मॉक करना है वो मॉक करो, जिसने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है सेक्शन बी वाले, वो रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कंप्यूटर पे। और उसके बाद याद रखना कि जब भी तुम कंप्यूटर पे क्वेश्चन करते हो, यहाँ पे तुम्हारा केस है। सेक्शन बी के लिए पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो, तुम्हें क्या क्या करने। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है, ऑफ कोर्स पहला पार्ट क्या है। ये करने के बाद तुम यहाँ पे हाईलाइट जरूर करना। यू कैन हाईलाइट द केसेस, ताकि बार बार तुम्हें पूरा क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रीड ना करना पड़े। Akshit sir, I have FM2. I wasn't doing A from past 5 days, focusing on FM. कोई बात नहीं अक्षित, जो हो गया doesn't matter. जो हो गया doesn't matter. उस पे अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अब आगे की बात करनी है, और एग्जाम डेट से 4-5 दिन पहले, हफ्ते पहले, we always talk motivating things. We cannot say कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुआ, अब कर लो, ये कर लोगे, आई एम टेलिंग यू, निकल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा। Haripriya, tips and tricks to remember. There is no tips and tricks to remember procedures, and वो यही tips and tricks है तुम्हारी। इससे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। तुम ये कर लोगी ना, this is kind of remembering substantive procedures. क्योंकि मैं कुछ सब्सटेंसिव प्रोसीजर अगर तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा, 2 क्वेश्चन में सब्सटेंसिव प्रोसीजर आ गए। और ये काफी बार जान के ऐसा करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन सेम दे देते हैं प्रोसीजर के, ताकि बच्चे सेम पॉइंट लिख दें, उनको मार्क्स नहीं मिलते। गौरांगी, यस गौरांगी, यू कैन कॉल मी आफ्टर द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी क्लास खत्म होती है उसके 5 मिनट्स बाद यू कैन कॉल मी। Anyone else? Anything? I think Ravi or Chetan, you were asking something. No, sir, all good. No, Okay. all good, sir. Okay. So Thank guys, you. this is it. This is it that you have to do. The best. This is the best that you can do. इस टाइम पे नए क्वेश्चंस करके कुछ नहीं होगा। यही करने से तुम्हारी जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ेगी। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट जो तुम यहाँ पढ़ोगे, एग्जाम से एक दिन एग्जाम टाइम में जब कोई क्वेश्चन आएगा, तुम देखना एग्जाम के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से, सर ये तो हमने कल ही पढ़ा था, सर ये तो एक दिन पहले पढ़ा था, ये तो सुबह पढ़ के गए थे, सर कल ही क्वेश्चन देखा था, सेम क्वेश्चन आ गया। क्यों? तुम पास्ट ईयर के जो एसीसीए के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को पढ़ रहे हो विद सॉल्यूशंस। अभी तक तुमने जितनी स्टडीज करी है, तुम्हारी नॉलेज बन चुकी है, तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है, तुम्हारी जो लर्निंग होनी थी वो हो चुकी है। अब ये जो पार्ट होता है दैट इज अ काइंड ऑफ फ्लैशबैक, कि ये सारी चीजें तुम अपने फ्लैश में डाल लो, अपने माइंड के जो कहते हैं ना, अपने ब्रेन के फर्स्ट पार्ट में डाल लो। बिकॉज जब भी कोई चीज हम पढ़ते हैं तो वो चीज एक दिन तक हमें थोड़ी बहुत वेगली याद रहती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। अभी तक जो तुमने पढ़ा था दैट वाज के एज अ ऑडिटर तुम लाइफ में क्या करो, वो तुम सबने पढ़ लिया। अब हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। तो कई स्टूडेंट्स, मेरे को पिछले अटेम्प्ट में स्टूडेंट ने कहा था कि सर देखो ये तो एक तरह से चीटिंग होगी, आप सब कुछ हमें पढ़ा रहे हो, तो इसमें जो हमने इतने टाइम से पढ़ा है उस लर्निंग का फायदा क्या है? वो लर्निंग का फायदा तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा।
पूरा मिलेगा, तुमने सब अच्छे से पढ़ा है। लेकिन हमारा मेन टारगेट ये भी है कि हमें एग्जाम भी पास करना है, अच्छे मार्क्स से पास करना है। तो उसके लिए दिस विल वर्क वंडर्स, जो तुमने पढ़ा है वो, और ये चीज दिस विल हेल्प यू टू ग्रास्प, लर्न एंड रिमेंबर दिस थिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, दैट इज 2 to 3 days, एंड दैट विल हेल्प इन योर एग्जाम्स। ये चीज करो। किसी स्टूडेंट को कोई चीज मुझसे पूछनी है, मुझसे बात करनी है, डिस्कस करना है, दे कैन कॉल मी एनी टाइम, या अगर मैं कॉल नहीं उठा पाया मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल कॉल यू बैक। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कॉल पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। ये चीज करना। एंड मेरी तरफ से तुम सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्टूडेंट जिसके लिए ऑडिट फर्स्ट पेपर है, शायद एक आधा बच्चा होगा। तो जिसके लिए ऑडिट फर्स्ट सब्जेक्ट है, जिसने एसीसी का आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया, काफी रेयर है। इज देयर एनी स्टूडेंट इन दिस बैच हु इज गिविंग ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम, या सॉरी एसीसी एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम? Yes, sir, it's me. But yes, I ओके, think I दिस have इज योर फर्स्ट पेपर। discussed with you. Yes, राइट राइट राइट, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, यू आर वर्किंग एज वेल ना, yes, तो yes. Mhm. कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये चीज करना गाइस, दिस इज द बेस्ट। एंड मेरी तरफ से प्लस इंटायर वी गाइड टीम की तरफ से वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। गिव योर बेस्ट, अपना अच्छे से रहना। एंड इन 3 दिनों में, सभी के लिए इन 3 दिनों में प्लीज अपनी जो स्लीप है वो प्रॉपर रखना, स्लीप प्रॉपर रखना। ये जो चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूं। पहला, प्रॉपर स्लीप, दैट मींस एटलीस्ट 8 आवर्स की तुम्हारे को स्लीप कॉन्टिन्यूअस करनी है। ऐसा नहीं है 4 घंटे रात को पढ़ ली, 4 घंटे दिन में पढ़ ली। एंड ऐसा भी नहीं है मैं कहूंगा रात को 10 बजे सो जाना, नहीं। तुम अगर तुम लेट सिटर्स हो, 12-1 बजे तक भी पढ़ते हो, नॉट एन इशू, लेकिन कॉन्टिन्यूअस आवर्स की स्लीप तुम्हारी 8 आवर्स की होनी चाहिए। दूसरा, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। इस टाइम पानी पीने का मन नहीं करता, टेंशन होती है बहुत ज्यादा एग्जाम की, बट तुम्हें जितना हो सकता है पानी का अपना एक वाटर बॉटल 1 लीटर वाली सामने रखो। तुमने टारगेट बनाना है कि मेरे को आधे दिन तक ये खाली करने चाहिए, एक एक सिप करके पीते रहो, एंड उससे तुम्हारी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, ये चीज। तीसरा, डोंट ईट जंक जंक फूड, प्लीज। मैं ये नहीं कहूंगा, कोशिश करना बिल्कुल मत खाना। इन 3 दिनों में क्या होता है, ये 3 दिनों में हमारी जो बॉडी होती है ना, दैट इज लाइक इट इज अट्रैक्टेड विद लॉट ऑफ डिजीजेस, क्योंकि इस टाइम हमारा जो सारा फोकस है वो हमारे माइंड में, सारा फोकस हमारे माइंड में, कोई फिजिकल एक्टिविटी है कुछ नहीं, एग्जाम की टेंशन है। और जब हम टेंशन में होते हैं तो हम सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं डिजीजेस की। जरा सा भी कुछ हो जाए, गला खराब होना, फीवर होना, ठीक है, कोल्ड होना, हेडेक होना, स्टमक अपसेट होना, ये बहुत कॉमन होता है इन लास्ट के 3-4 दिनों में, क्योंकि बच्चे एग्जाम से वैसे घबराए होते हैं, छोटा मोटा खा लेते हैं, कुछ गलत खा लेते हैं कि चल यार आज कुछ खाया था, बाहर का खाया था, एक बड़े परेशान हो गए, कुछ हो गए। प्लीज बाहर का खाना मत खाना, और घर का खाना प्रॉपर खाना। ये 3 चीजें सबने करनी है, बिकॉज इट्स अ थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर के लिए तुम्हारे को अपना माइंड बहुत एक्टिव रखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि सर 8 घंटे पढ़ के हमें लगता है कि सर हम जिस दिन सोते हैं, अगले दिन सुबह उठ के लगता है कि काफी सारी चीजें भूल गए। वो सभी को होता है, वो सभी को होता है, यू आर नॉट द ओनली वन, सभी को होता है। लेकिन व्हेन यू वेक अप, तभी नेक्स्ट डे मैंने बताया सेकंड को कोशिश करना एक बार थॉरोली नोट्स पे रिवाइज कर लो, सब सेट हो जाएगा। ये 3 चीजें सारे करना। सो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी संडे को मैं तुम्हारे साथ एक तुम्हारे कोई ग्रुप में वॉइस नोट भी भेजूंगा टू मोटिवेट यू मोर। एंड ये चीज करना, किसी को कोई चीज मुझसे पूछनी है, गौरांगी यू कैन कॉल मी आफ्टर द क्लास, 5 minutes आफ्टर आई डिस्कनेक्ट, यू कैन कॉल मी। किसी को कुछ भी मुझसे पूछना है, दे कैन मैसेज मी, एंड इफ यू वांट टू कॉल, यू कैन आल्सो कॉल। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट। एंड हमेशा से हमारा टारगेट क्या रहा है कि 80 प्लस हमें लाने ही लाने हैं, वो आज भी है। जिस स्टूडेंट के 90 प्लस मार्क्स आए उनको 10,000 का अवार्ड मिलेगा, कैश प्राइस, और जिनके 85 प्लस मार्क्स है उनको 5,000 का कैश प्राइस मिलेगा। दैट इज जो हमने डिसाइड किया हुआ है, और ये मिलेगा ही मिलेगा। रवि, यू सेइंग समथिंग? Yeah, I'm in office, so they're speaking someone. ओके ओके, ठीक है गाइस, ये चीज है। एंड चलो गाइस, एग्जाम की तैयारी बस फटाफट से शुरू कर दो। Thank you, sir. Thank you, sir. सर Thank you, sir. ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।